टेंशन मत लो, सारा टॉपिक आपको यहाँ पे एक साथ मिलेगा, इसकी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ इसको। तो अगर आपको समझना है करंट को, तो सबसे पहले आपको चार्ज को समझना होगा, और चार्ज को समझने से पहले आपको चार्ज के पार्टिकल्स के बारे में समझना होगा, राइट। चलिए, तो पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि ये चार्ज का कंसेप्ट कब आया। वैसे चार्ज कुछ है नहीं, चार्ज एक क्या, एक प्रॉपर्टी है, इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, है ना। कोई भी मैटर होता है उसका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और उसी प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होता है, उसी प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेटिज्म का काम, मैग्नेट मैग्नेट काम करता है। तो ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है, बट ये तो एक मतलब कॉमन डेफिनेशन हो गया। बट अगर हम और इसे समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं, तो चार्ज को समझने से पहले आपको थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये एटम क्या होता है, तो आपको पता होगा, आपको क्या पता था कि जो एटम क्या होता है, कि कोई भी सब्सटेंस ले लो उसका, ध्यान समझिएगा, कोई भी अगर आपने सब्सटेंस लिया तो उसका जो सबसे बेसिक यूनिट होता है, यानी सबसे छोटा यूनिट होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एटम कहते हैं। ऐसा बहुत सब साल पहले होता था, लेकिन बाद में कई सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि एटम में और फर्दर डिवाइड किया, और डिवाइड किया तो इसमें हमको क्या मिला, पेन मिला। क्या मिला, पेन मिला। अब आपको लगेगा ये पेन मिला, पेन मतलब P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। P का मतलब होता है, प्रोटॉन का मीनिंग क्या हुआ, प्रोटॉन जो होता है, इसको खोजा किसने था, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की। किसने किया, जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का किसने किया, और न्यूट्रॉन का किसने किया, कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग, बताओगे जल्दी से। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने की, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने की। और न्यूट्रॉन की खोज कितने की, चैडविक ने की, चैडविक ने की। ठीक है, तो यही जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो दिख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रोल इसका होता है, और इनका, यही दोनों जो मिलके क्या करते हैं, किसी के अंदर इनके ही के पास वो प्रॉपर्टी होता है, एटम के पास तो नहीं। यानी कोई भी अगर हमने एक मटेरियल लिया, उसमें एटम होता है, उस एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास ये प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपका नॉर्मल डेफिनेशन था, अगर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो क्या बोलाऊंगा, आगे मैं बताऊंगा थोड़ा, बट अभी यहां बताता हूं कि क्यू जो होता है, चार्ज को अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो जनरली चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, कितना होता है, 1.9 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। क्या होता है, 1.9 10⁻⁻16 कूलम। और चार्ज जो का जो सबसे छोटा पैकेट होता है, ये इतना होता है। ठीक है, चार्ज कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो चार्ज होता है, उसका सबसे छोटा पैकेट ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे छोटा पैकेट नहीं मिलता, और इस बाकी जितने भी होते हैं चार्जेस, वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। इसीलिए Q को हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं N इंटू ई, जहां N दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N क्या होता है, जो n होता है वो क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं तो ये इंटीजर वैल्यू है, या फिर आप पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, या फिर नेचुरल नंबर कह सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होगा, वही उसका मतलब टोटल चार्ज होगा। और वैसे वैसे मान लो किसी भी कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, तो हमने क्या कहा, उसमें कितना चार्ज हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 10 से गुना कर दोगे तो 10 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी। तो ये Q इज इक्वल टू एन समझ में आ गया। तो आपको तो एक बात समझ में आ गया कि Q इज इक्वल टू होता है Ne। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने समझा दिया, ये डेफिनेशन से ही ये आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन द कंडक्टर, अगर मैथमेटिकली बात किया तो। अब इसकी
तो आ गया। और पता है आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब इसकी अगर यूनिट की हम बात करें, यानी चार्ज की यूनिट क्या होगी, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, कूलम इसकी यूनिट होती है। ठीक है, कूलम इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा एक बात समझो कि अगर ये इतना है तो बताओ कि 1 कूलम चार्ज कितना होगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज का क्या मीनिंग है। जैसे बोलते हैं ना 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम या 1 केजी कोई सामान है उसका क्या मतलब है, तो 1 ग्राम सामान का मतलब होता है ना इतना सारा एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी प्रकार से 1 कूलम चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है, कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब हम बोलेंगे कि 1 कूलम चार्ज है। तो ये बात हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू NE होता है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। Q इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, NE होता है। अब n मान लेते हैं कि लेट कर लो कि n जो होगा वो 1 होगा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू बोलोगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। और इसकी यूनिट होती है 1 कूलम, तो 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, है ना, ये होता है। इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं जी। तो अब मुझे करके बताओ कि 1 कूलम में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। ये होगा कि नहीं होगा, बस जल्दी से बताओ। बोलोगे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो अब जरा इसको और आगे समझते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कब बोलेंगे कि किसी सर्किट के अंदर यानी किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। अगर किसी भी मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर गया, कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो किया, तो मैं बोलूंगा कि उस कंडक्टर का चार्ज कितना है, 1 कूलम। यानी when 6.25 into 10 to the power 18 electron flowing in the conductor, then the charge on that conductor is said to be 1 कूलम। कभी ऐसा पूछेगा तो आप इसको ऐसे लिखोगे। समझ आया कि नहीं, दोनों भाषा में मैंने बता दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की ध्यान में रखना है। तो चार्ज को हम लोग तो ये कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से, अगर सिंपल डेफिनेशन पूछे तो, जिसकी वजह से कोई भी जो मटेरियल होता है वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। और दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो कि the charge is the multiple of n into E, where E is the charge on one electron and that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and n is a integer, that means it is a integral multiple of, so charge is the integral multiple of charge of one electron। कितना मजेदार होगा कि नहीं। यानी क्या कह सकते हैं कि चार्ज, इसको क्या बोल सकते हैं कि चार्ज इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इट इज अ integral multiple of, it is a integral multiple of charge of an electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और मैंने ये भी बताया कि 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस वायर में। तो मैं बोलूंगा कि 1 कूलम चार्ज मिला मुझे, तो बोलेंगे कि अगर 6.25 और 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा, तो मैं बोलूंगा कि 1 कूलम चार्ज क्या हुआ, बना हुआ है। तो ये बात कभी पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको क्या करना, लिख पाना। अब आगे हम लोग आते हैं कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं।
तो चार्ज जनरली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं वैसे तो, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ और नेगेटिव चार्ज कब होता है ना, और कब बोलेंगे कि बॉडी में चार्ज नहीं है। कोई भी बॉडी में अगर, मैंने अभी बताया कि कोई भी जो मटेरियल होता है वो बहुत सारे किससे मिलकर बना होता है, एटम से बना होता है, अभी मैंने बताया। और इस एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है, चार्जलेस होता है। तो बात हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की करेंगे। तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, अगर किसी भी मटेरियल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी जो है उसमें चार्ज नहीं है, वो चार्जलेस है। क्या है बॉडी, चार्जलेस है, यानी अनचार्ज्ड है, ये कह सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, बॉडी कैसा होगा, अनचार्ज्ड होगा, पहली बात। दूसरा, पॉजिटिव कब होगा, जब पॉजिटिव कब होगा, अगर प्रोटॉन जो है ग्रेटर देन हो जाए इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन के पास कहीं चार्जेज होती है, पॉजिटिव चार्जेज होती है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्जेज होती है, और न्यूट्रॉन के पास नो चार्जेस, कोई भी चार्जेस नहीं होता। तो अगर मान लो प्रोटॉन के, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यानी तो यानी कहेंगे कि बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से, तब हम लोग कहेंगे कि बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। कोई दिक्कत है यहां तक, तो बताइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, क्लियर है कि नहीं है। चलो अब आगे हम लोग कंसेप्ट को बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। तो चार्ज के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें पहला प्रॉपर्टी जो सब लोग जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करता है। ये तो आप चौथी पांचवी सॉरी छठी में आपने इसको पढ़ा होगा, है ना, छठी से स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। यानी जो समान चार्ज, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात हम लोग जानते हैं, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। कहने का मतलब कि चार्ज को न ही तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, न ही इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो बोलोगे सर कैसे नहीं, अभी ये बॉडी चार्ज है, इसको छू दिया अभी चार्ज नहीं रह गया, तो बोलो नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ। अब ये चार्ज जो है, जो इस बॉडी को टच किया होगा उसके अंदर ये चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। जैसे हमने कहा कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे पानी जो है अभी, जब पानी से हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी बना लोगे, तो वाटर अब क्या में कन्वर्ट कर दिया, जो वाटर जो स्ट्रीम था अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने लाइट जला दिया, तो अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी में। अब उस लाइट एनर्जी से मान लो हीट प्रोड्यूस हुआ था, अब वही लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। तो क्या हो रहा है, एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से चार्जेस जो होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये जो होते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे ही कोई बॉडी बना उसके पास ये अल्टीमेट चार्जेस आ जाते हैं। अब कितना किस में है, किस टाइप का चार्ज ज्यादा है, ये डिपेंड करता है वो किस टाइप का मटेरियल है। हम लोग आगे धीरे धीरे सब कुछ ध्यान से पूरा देखने वाले हैं, क्लियर है बात। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बोलते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और इसी से हमने जो बताया ना, Q इज इक्वल टू NE, ये जो डेफिनेशन बताया था मैंने, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके बताया था कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है, यानी चार्ज को एक मात्रा के रूप में आप लिख सकते हैं कि कितनी चार्जेस है। इसीलिए मैंने आपको एक कूलाम चार्ज कैसे बनता है उसको मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। हाँ, यानी चार्ज जो होता है वो n इंटू ई, यानी जहां n जो होता है इंटीजर होता है और e जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। और यहीं से हम लोग चार्ज का Q इज इक्वल टू NE वाला डेफिनेशन मिला। अगला बात बताया मैंने कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मैंने बताया चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं। अब कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं,
जैसे हीट कैसे ट्रांसफर करते थे, दो तीन तरीके से हीट को ट्रांसफर, ये गर्म चीज है, ठंडा चीज के सामने ले जाओ तो ये क्या करेगा, उसे सटा दो तो उससे वो भी गर्म होने शुरू हो जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं। तो अब और भी बहुत सारे तरीके हैं। उसी तरीके से चार्ज ट्रांसफर कैसे करें ये भी मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ सकते हो, चूंकि हमने कहा कि चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, यानी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो एक ही तरीका है ट्रांसफर होता होगा, तभी तो नहीं हो खत्म होता है। और एक चार्ज मैंने कहा बनता भी नहीं है, जैसे ही बॉडी बना उसी समय वो चार्ज उसमें क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो समझते हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो बॉडी को चार्ज करने के दो तीन तरीके हैं मेनली। पहला होता है फ्रिक्शन, आप किसी चीज को रगड़ के चार्ज उत्पन्न कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए हमने बताया था रगड़ के कैसे चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल आप समझ के रख लो कि जब भी पॉलिथीन स्ट्रिप को, है ना, एक होता है पॉलिथीन, पॉलिथीन स्ट्रिप, जब आप पॉलिथीन स्ट्रिप को रब करोगे वूलन क्लॉथ से, रब करो, रब्ड विथ वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, जब इससे करोगे तो क्या होगा, कभी ध्यान से करना, कोई भी पॉलिथीन स्ट्रिप है उसको वूलन क्लॉथ के साथ अगर आपने रब करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, ध्यान से समझना कि जो वूलन क्लॉथ है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देना शुरू कर देगा, पॉलिथीन स्ट्रिप को देना शुरू कर देगा। इसीलिए जो वूलन क्लॉथ होगा, जो वूलन क्लॉथ होगा, चूंकि ये अपना चार्ज को दे दिया, तो इसका मतलब वैसे भी जब कोई देता है तो बोलते हैं इसका बहुत बड़ा दिल है, और देने वाला आदमी हमेशा क्या होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जो पॉलिथीन स्ट्रिप है ना, पॉलीथीन स्ट्रिप जो है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। दूसरी बात अब हम कर लेते हैं, एक तो ऐसे पॉलीथीन स्ट्रिप को रब कर दिया हमने वूलन क्लॉथ से, तो हमको पता लग गया क्या। अब ये सब चीजें जो पता कैसे चला, तो ये सब चीज पता उसी से चलता है जैसे जैसे आप क्या करते हो, किसी चीज को क्या करते हो, करके देखते हो, एक्सपेरिमेंटली ये चीज आपको समझ में आता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक होता है दूसरा कि ग्लास रॉड भी है ना, अगर आपने ग्लास रॉड को, इसको ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ, रब्ड विथ सिल्क, विथ सिल्क, मैं हट जाऊंगा बाद में, फिर आप लोग देख रहे हैं अभी थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं कवर मैं हट जाऊंगा फिर आप नोट करना, अभी ध्यान से सुनो। अगर आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करोगे तो क्या होगा, रगड़ो, तो रगड़ने से क्या होगा, ध्यान समझिएगा, जो जो ग्लास रॉड होता है, जो ग्लास रॉड होता है वो क्या करता है, तो ग्लास रॉड जो है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इसकी प्रॉपर्टी है। दुनिया में भी प्रॉपर्टी है ना, कितने इंसान होते हैं अपना सारा संपत्ति दान करते हैं, कितने सारे संपत्ति को लेने वाले होते हैं, तो वैसे ही मटेरियल भी है, मटेरियल में भी बहुत सारे मटेरियल, कुछ लेने वाले होते हैं, कुछ देने वाले होते हैं, कुछ दोनों है, लेते हैं और देते दोनों है। तो इसलिए मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई जो है ना रियल लाइफ से ही होता है। जैसे इंसान क्या करता है, कोई इंसान देखोगे बहुत दानी होता है, कोई इंसान सिर्फ लेने वाला होता है, कोई ऐसा भी होता है जो ले और दे दोनों। तो उसी प्रकार से मटेरियल में ग्लास रॉड जो है वो बहुत बड़ा दिल का हो, हमेशा अपने लिए, जब भी इसको आप सिल्क के साथ रगड़ दोगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और लूज करने वाला जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो जो सिल्क होगा, सिल्क होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आपने देखा कि चार्ज करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। इसी तरीके से आप जब एबेनॉइट रोड को फर के साथ रगड़ोगे, फर का मतलब जो है ना कैट स्किन होता है ना, उसको फर कहते हैं, तो जब आप एबेनॉइट रोड को अगर आपने फर के साथ रगड़ोगे तो जो फर होता है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिसके वजह से फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एबोनॉइट रॉड होता है वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। दूसरा तरीका होता है कंडक्शन से। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि दो बॉडी हमने लिया, मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसमें हमने इसको चार्ज किया, इसको भी चार्ज किया, और जैसे ही हमने इसको सटा दिया तो इसका चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है बात। तो सटा यानी दो दो बॉडी को सटाने से चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उसके लिए बहुत सारे सेटअप हैं, अगर आप बोलो तो मैं इस पे भी पूरा कंप्लीट वीडियो एक बना दूंगा। तीसरा तरीका है इंडक्शन का। इंडक्शन से क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी यहाँ होता है, एक बॉडी यहाँ, इतने दूरी पर रखते हैं, अचानक तो ये चार्ज अपने आप इसके अंदर इंड्यूस हो जाता है।
इंडक्शन का मतलब इंड्यूस हो गया, अपने आप चार्ज चेंज होना शुरू हो जाता है। अब इस जो इंडक्शन से चार्ज, ऐसा नहीं है कि इंडक्शन से आप सारे बॉडी को चार्ज कर दोगे, ऐसा नहीं है कि कंडक्शन से आप सारे बॉडी को चार्ज कर दोगे, इसके लिए स्पेसिफिक बॉडी आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए मैं बहुत डिटेल वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। बस आपको मैंने बता दिया चार्ज कैसे करेंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एबोनॉइट रॉड वाला भी याद रखिएगा कि सिल्क जो होता है चूंकि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है एबोनॉइट रॉड को, इसीलिए सिल्क जो होता है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एबोनॉइट रॉड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो आपने चार्ज करने का भी तरीका बहुत आसानी से सीख लिया। यानी 3 तरीके से एग्जांपल रखना है कि एक तो सिल्क वाला मैंने बताया है ना, यानी 3 तरीके से हमने बता दिया आपको। एग्जांपल यहीं पे मैंने तीनों एग्जांपल आपको बहुत आसानी से करा दिया। अब आप जब चार्ज को समझ चुके हैं, बेसिकली इतना सीखने के बाद आपको अभी याद क्या रखना चाहिए कि चार्ज जो होता है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। सिंपल डेफिनेशन। दूसरा Q इज इक्वल टू एनी, यानी चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, मेजर किया जा सकता है। और जो इसलिए चार्ज जो होता है Ne के बराबर होता है, जहां n जो होता है कोई भी इंटीजर ले सकते हो, जबकि E जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो समझिएगा। अब ये मान लो एक कंडक्टर है, ये क्या है? एक कंडक्टर है। जब इस कंडक्टर में आपको बता दिया मैंने क्या होते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर होगा तो ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ होगा। ये कंडक्टर किससे बना होगा बोलोगे? एटम से मिलकर बना हुआ होगा। और इस एटम के पास क्या मिलेंगे बोलोगे? सब प्रोटॉन मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो हमें 3 की जरूरत है ना। अब ये जो एटम जो होगा इसमें जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इसी में क्या करेंगे? इसमें दोनों होते हैं, ध्यान समझिएगा, इसमें दोनों होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आप क्या होगा कि चार्ज फ्लो करना शुरू करता है, चार्ज क्या करना शुरू करेगा? फ्लो। चार्ज फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। ठीक है? यानी इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो चार्ज का ही मतलब जनरली तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, बट हम लोग जनरली बोलते हैं चार्ज, इसलिए बोलते थे क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। हम लोग सेमीकंडक्टर यूज करते हैं तो समझ में आएगा, बट अभी हम लोग मोस्टली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्जेस फ्लो होते हैं। ठीक है? यानी लेकिन ये तो कॉमन डेफिनेशन हो गया। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो गया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक है ना, यानी फ्लो ऑफ रेट, इसको बोल सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, इन कंडक्टर। ठीक है? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं आई से। इसको डिनोट किससे करते हैं? आई से या छोटा आई से। जिससे आपको डिनोट करना है करंट को उससे आप कर लो। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप कैपिटल आई या आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिसे मैंने बताया था चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी क्या समझ में आया कि इस कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। जब भी करंट का, यानी करंट कोई फिजिकल मतलब एक फिजिकल चीज है, जैसे पेन एक फिजिकल चीज है, छू सकते हैं इसको, तो आप करंट को छू नहीं सकते। करंट क्या है? देखो जिस तरीके से चार्ज ने क्या, इसमें से चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया है ना, तो मान लो इस एंड से जितना चार्ज 1 सेकेंड में पास कर गया तो हम बोलेंगे कि उतना क्या हो गया? उतना एम्पियर का करंट वहां पे बन गया, उतना करंट फ्लो हो गया। तो करंट एक प्रकार का सोचने वाला चीज है, एक प्रकार का हाइपोथेटिकल चीज है कि यानी चार्ज का फ्लो पर यूनिट है। जैसे बोलते हैं स्पीड, स्पीड क्या होता है कि आप 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, वही स्पीड होता था। उसी तरीके से करंट मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, वही हो गया आपका क्या? क्या हो गया? करंट हो गया। अगर आप इसे मैथमेटिकली बोलोगे तो बता सकते हैं चार्ज फ्लो कैसे करता है, वो बताते हैं, उसके बाद बताता हूं कि मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो चार्ज फ्लो कैसे करता है, ठीक है? चार्ज चार्ज फ्लो कैसे करता है ये हम लोग देखते हैं। तो कभी भी एक मान लो एक ऐसा वायर आपने लिया, ध्यान समझिएगा। अभी मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन बताऊंगा कि कैसे आई को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आई इक्वल टू क्यू बाई टी क्या होता है, अभी सब कुछ बताने वाला हूं, बट अभी थोड़ा धैर्य रखिए, पहले समझिए कि चार्ज में आ गया कि चार्ज का फ्लो है। चार्ज का फ्लो
वो भी पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही हमारा करंट है। अब ये फ्लो कैसे करता है समझो, एक बार उसको समझो कि कैसे ये फ्लो करता है, किस इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में। अगर मान लो एक आपने वायर ले लिया, एक वायर ले लिया, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें देखो, अभी जो वायर में क्या होती है, बैटरी वगैरह लगी होती है, अभी इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बैटरी, इसमें पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा ये है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है, ध्यान से समझिएगा, इधर है, ठीक है। बट जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। जो करंट आई है वो इधर से, है ना, करंट जो है ना, जो करंट है वो इधर से इधर की ओर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो करंट का डायरेक्शन इधर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जो उस मटेरियल के अंदर है, लेकिन इस बैटरी को जोड़ने से जो करंट होते हैं, जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो क्या करते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं उन्हीं को, और वो उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, याद रखिएगा, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में, जबकि जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, समझ में आया कि नहीं। ये जो करंट होता है वो जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट थोड़ा समझा देता हूं क्या होता है। जैसे ये मान लो कंडक्टर होता है, रियल लाइफ में समझो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, एकदम टीचर बोलेगा, उसका बोला ये काम करो तो बोलेगा ये काम नहीं करे, एकदम नेगेटिव। कुछ होते हैं कि जो बोला वही किया, पॉजिटिव। कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत बहुत जोर से डांटोगे तब वो करेंगे, अदरवाइज थोड़ा बहुत को मतलब नहीं रखते। तो हर एक जो मटेरियल होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या होते हैं, उसी टाइप के होते हैं कि थोड़ा बहुत भी उनको एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने सेल से बाहर निकल जाते हैं और वो बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मिलियंस बिलियंस में होते हैं, ठीक है। तो जो उसके रियल इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे से मूव करते रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिवली मूव करते रहते हैं, क्योंकि वो एक पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो यानी समझ में आ गया बात कि ये इलेक्ट्रॉन है अब, और वो एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, या उसको टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो जनरली क्या होता है, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन बह रहा होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, तो वो इसको धक्का मार देगा, तो इसका डायरेक्शन इधर से हो जाता है, यानी एक इधर चल रहा है और एक कन्वेंशन है, ये कोई हमने बनाया नहीं है, ये बुक में भी लिखा नहीं होता है, बट मैंने सोचा कि ऐसा काम करता है, ठीक है। ये कन्वेंशनली ऐसा माना जाता है, यानी ऐसा मान लिया गया है कि ऐसा फ्लो करते हैं, इसकी कोई एविडेंस अभी अवेलेबल नहीं है। तो अब जरा समझते हैं कि ये जो हमने बताया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब होता है पर यूनिट सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, यानी इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मान लो टोटल चार्ज क्यू था और टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो चार्ज इन यूनिट टाइम निकला कि नहीं निकला। यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया और टोटल कितना टाइम हुआ, उसे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें चल जाएगा पता। जैसे मैं बोलूं कि 10 रुपये में 20 टॉफी मिलता है, तो एक टॉफी का कॉस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे कि टोटल कॉस्ट अपन टोटल टॉफी से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक टॉफी का कॉस्ट मिलेगा। उसी तरीके से टोटल चार्ज को अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि आई बाई क्यू इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और अब यूनिट की जरा बात, अच्छा क्यू को हम लोग एनई भी बोलते थे ना, तो आप इसे एनई बाई टी भी लिख सकते हो आई को, है ना, ये भी आप लिख सकते हो, ध्यान में रखना। तो अब एक बात जरा ध्यान से समझना, यहाँ से बहुत आसान चीज है ये, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब जरा समझना कि अगर इसका यूनिट की हम बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा, तो बोलोगे सर चार्ज का यूनिट होता है क्या, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम और टाइम का होता है सेकेंड, तो आप कह सकते हो ना कूलाम पर सेकेंड। बट इसका एक अलग नाम होता है जिसे कहते हैं हम लोग एम्पियर।
क्या होता है ये? एम्पियर कहते हैं। और एम्पियर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जी चलो, तो ये बात ध्यान में आ गया। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो जनरली क्यू बाई टी होता है, और उसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। कभी कूलम पर सेकेंड दिखे तो भी घबराना नहीं है, वो भी उसका क्या होता है? एक यूनिट होता है। अब कभी कभी ये तो एम्पियर, तो एक एम्पियर कितना करंट होता है जरा ये भी देख लो, है ना। बट उससे पहले हम थोड़ा एक चीज और, एक मिनट, है ना। एक एम्पियर करंट अब क्या होगा बताओ? तो एक एम्पियर करंट क्या होगा? तो एक एम्पियर करंट का मतलब हुआ 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ये हुआ 1 एम्पियर। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 1 एम्पियर करंट क्या होगा। तो समझो 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या हुआ कि जब जब 1 सेकेंड के अंदर, या कह सकते हैं कि अ करंट इन द सर्किट या करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 coulomb of charge flowing in the conductor in 1 second. 1 coulomb of charge flowing in the conductor in 1 second. अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज का फ्लो कर दिया जाए तो उस समय जितना करंट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट। अब 1 एम्पियर करंट, तो अब बोलोगे क्या 1 एम्पियर करंट बहुत बड़ा करंट होता है? तो इसे छोटा करंट भी होगा क्या? बोलोगे जी बिल्कुल होता है। तो इसको हम लोग छोटे में क्या क्या लिखते हैं कि 1 मिली एम्पियर का क्या मतलब होगा? तो मिली का मतलब होता है 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है बात? 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब, तो माइक्रो का मतलब ऐसे लिखते हैं ना, तो 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है? 10 का पावर -6 एम्पियर। और एक होता है 1 नैनो एम्पियर, जो यूज नहीं होता है बट लिख देता हूं। 1 नैनो एम्पियर का मतलब होता है, नैनो का मतलब 10 का पावर -9 -9 एम्पियर। तो अगर एम्पियर से छोटा करंट को मेजर करना हो तो या तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो कभी भी आपको ये 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखना है कि 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बोलोगे कि करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if in 1 second there is 1 coulomb charge is flowing in the conductor, या when 1 coulomb charge is flowing in the conductor in unit time, then the current formed या करंट इन द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। अब चलो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ताकि आज के लेक्चर को समाप्त किया जा सके। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है एक बार जरा देख लो। यहाँ पे आपको गिवन क्या है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, है ना। एक कंडक्टर आप पहले बना लो, ये है मान लो एक कंडक्टर ए से बी में। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसमें कितना? इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं? बोलोगे 6.25 और 10 का पावर 16, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो बोलोगे 1.6 और 10 to the power -19 कूलम का इसमें क्या है? चार्ज। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक बात और समझिएगा, ठीक है। और एक बात समझिएगा कि हमें निकालना क्या है। अच्छा, टाइम भी गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपको गिवन है। क्लियर है बात? अब मुझे बताइए फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कितना करंट फ्लो करेगा? आई इज इक्वल टू क्या होता है? बोलोगे सर क्यू बाई टी होता है, और क्यू इज इक्वल टू एन ई बाई टी हो जाएगा। और एन आपको पता है कितना? 6.25 इंटू 10 to the power 16। और ई कितना है? तो ई है दिया हुआ आपके पास 1.6 इंटू 10 to the power -19 और डिवाइडेड बाय टाइम टी है 2 सेकेंड। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो 6.25 इंटू इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर 16 और 3 जोड़ोगे तो -3 बचेगा, ये बच गया, और डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो एम्पियर में निकलेगा, किस में निकलेगा? एम्पियर में। अब 2 से काट दो तो 0.8 हो जाएगा। तो 6.25 इंटू 0.8, है ना, इंटू 0.8 और इंटू 10 to the power -3। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? जल्दी से बता के मुझे बताइए कितना मिलेगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। तो 6.25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 पचे 40 का 0, 8 दूना 16, 4 20 का 0, 2 और 6 48 और 2 50, ये मिल गया। तो और कितना है इसमें लगाना? कितना डिजिट पे है? 1 2 3 डिजिट पे लगाना होगा हमको।
तो 1 2 3 ये कितना हो गया 5, तो ये 5 इंटू 10⁻³ क्या मिल गया एम्पियर करंट इसमें क्या करेगा फ्लो करेगा। अगर आपको मिली एम्पियर में करना है तो आप क्या कर दोगे 10⁻³ से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलने वाला है क्या 5 मिली एम्पियर मिलने वाला है। यहां तक क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं कि करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू द, यानी अब करंट आपको दिया गया है 1.6 मिली एम्पियर, ये गिवन है। चलो ठीक है, चार्ज दिया गया इलेक्ट्रॉन का, ये आपको पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी दिया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इन ईच सेकेंड, टाइम दिया गया आपको 1 सेकेंड का। अब पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है, Q इज इक्वल टू एनी, एक ये वाला, और दूसरा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I आपको इस बार गिवन है 1.6 एम्पियर को मिली एम्पियर करने के लिए 3 का से मल्टीप्लाई कर दो इससे। Q का मतलब होता है Ne, और N आपको नहीं पता है, वही निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन है, बट E पता है 1.6 10⁻⁻19, और डिवाइडेड बाय T कितना दिया गया 1। अब आपको सिंपली इसको करना है सॉल्व, तो कर दीजिए जल्दी से। तो क्या मिलने वाला है जल्दी से बताइए, 1.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। तो आपको ये कट गया, तो आपको बचेगा कितना 10⁻16 बचेगा, यानी 10⁻16 इलेक्ट्रॉन जो होगा पास कर गया होगा अगर 1.6 मिली एम्पियर का करंट फ्लो किया होगा। तो हमारा कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए होंगे। तो इस तरीके से हम लोग अगले क्लास के अंदर देखने वाले हैं पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसे बहुत प्यार से। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए, कोई दिक्कत आया तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।